नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज मैं 510 का यूनिट 1 और यह यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका समरी सारांश लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम लोग को जानना है विज्ञान का इतिहास, यानी विज्ञान कब से शुरू हुआ, इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो विज्ञान के इतिहास में सबसे पहले हम लोग भारत में देखते हैं कि भारत में विज्ञान का इतिहास क्या रहा है, कब से विज्ञान शिक्षण या विज्ञान के बारे में यहाँ पर बातचीत या उसके बारे में कोई प्रयोग कब कब हुआ है, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर देखना है। दोस्तों, प्राचीन काल में भारत ने गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, कृषि, पर्यावरण, रसायन शास्त्र, योग व वास्तुकला के क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रगति किया है। बहुत ऐसे विद्वान हुए जो गणित को लेकर हुए, चिकित्सा को लेकर हुए, खगोल शास्त्र को लेकर हुए, कृषि से हुए। इन लोगों ने प्राचीन काल में भारत में विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और अपना बहुमूल्य समय दिया। देखिए, इसके लिए जो बुक है, वेद है, 7000 आज से 7000 वर्ष पूर्व भारत में वेदों को लिखा गया था। और यह जो वेद है विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित तथ्यों पर आधारित है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में 7000 वर्ष पूर्व से ही विज्ञान को लोग जानते थे, विज्ञान को समझते थे। ये जो वेद है यह 4 वेदों में बटा हुआ है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये चारों वेद का फिर से 4-4 भेद भाग है, जिसको हम लोग संहिता बोलते हैं, आरण्यक बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं और उपनिषद बोलते हैं। भारत में चरक, सुश्रुत और वाग्भट दार्शनिक और प्रयोगवादी थे। ये प्राचीन काल की बात हो रही है। प्राचीन काल में चरक एक प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ करते थे, जिनका प्रयोग विज्ञान पर आधारित हुआ करता था। सुश्रुत, वाग्भट, इन लोग दार्शनिक और प्रयोगवादी दोनों थे। इन लोगों ने गणित व विज्ञान में काफ़ी योगदान किया, चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने। माधव ने अनंत श्रेणी में पाई का अनुमानित मान दिया। दोस्तों, माधव के द्वारा एक किताब लिखा गया जिसका नाम था अनंत श्रेणी, और अनंत श्रेणी में पाई का मान इतने लंबे तक शुद्ध रूपों में दिया था। तो उस समय जब विज्ञान गणित को नहीं जानता था तो पाई का मान कैसे निकाल पाया। देखिए, खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट ने विश्व के लिए सराहनीय कार्य किया था। ब्रह्मगुप्त को बीजगणित का पिता माना जाता है। ये सभी भारतीय हैं और भारत में इन लोगों ने खगोल विज्ञान के बारे में पूरे विश्व को बताया, बीजगणित के बारे में पूरे विश्व को बताया। तो पतंजलि ने योग को पूरे विश्व में फैलाया। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य गणित व अवकलन गणित में योगदान के लिए माने जाते हैं। तो इन लोगों ने विज्ञान और गणित को एक पूरे विश्व में फैलाया, अपने ज्ञान को हर जगह पहुंचाया। आगे देखिए, अब दूसरा टॉपिक आता है भारत में विज्ञान शिक्षण का विकास। वो तो हुआ विज्ञान का विकास, लेकिन शिक्षण, विज्ञान की पढ़ाई स्कूलों में कब हुआ था, किसने करवाया, कैसे करवाया, इसके बारे में यहाँ पर हमको बातें करना है। सबसे पहले देखिए, इसका टॉपिक है विज्ञान शिक्षण की एक समान व्यवस्था। एक समान व्यवस्था कब लागू हुआ। अब देखिए यहाँ पर कि 20वीं शताब्दी तक विद्यालयों में विज्ञान विषय था ही नहीं, यानी 20वीं शताब्दी तक विद्यालय में विज्ञान पढ़ाया नहीं जाता था। जैसे अभी एक सब्जेक्ट के रूप में विज्ञान है ना, आप मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका साइंस रहता है, लेकिन पहले साइंस विद्यालय में पढ़ाया ही नहीं जाता था।
अन्य विद्यालय में विज्ञान विषय रहता ही नहीं था। 1953 को सामान्य विज्ञान को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की है। 1953 में जो सामान्य विज्ञान है इसको माध्यमिक स्तर तक, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का सिफारिश किया गया। ये 1953 की बात है। उसके पहले विज्ञान विषय आपका विद्यालय में नहीं चलता था। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है सांसद व वैज्ञानिक इकट्ठे हुए। विज्ञान विषय को लेकर के सांसद और वैज्ञानिक एक साथ इकट्ठे हुए। 1961 में लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में योजना समिति और वैज्ञानिकों की एक बैठक हुई। यहाँ पर योजना समिति में सांसद हुआ करते थे। सांसद और वैज्ञानिक दोनों आपस में बैठक किए और विज्ञान कहाँ पर पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, विज्ञान पढ़ाने में कौन कौन सी समस्या आएगी, इन समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, इसके बारे में समिति के द्वारा चर्चा किया गया और निर्णय लिया गया। 1962 में इस कमेटी ने विद्यालय में विज्ञान शिक्षण की समस्याओं का अध्ययन किया। 61 में मीटिंग हुई। 62 में इस कमेटी ने विज्ञान शिक्षण के लिए जो समस्याएं आ सकती है विद्यालयों में, जैसे प्रयोगशाला नहीं है, विज्ञान के शिक्षक नहीं है, विज्ञान के किताब नहीं है, कौन सा पाठ विज्ञान के पाठ्य पुस्तक में आएगा, इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी चीज़ों का अध्ययन 1962 में इस कमेटी ने किया। उसके बाद तीसरा टॉपिक देखिए, एक एक टॉपिक को अलग करते जा रहे हैं। पहला हुआ विज्ञान शिक्षण की एक समान व्यवस्था। उसके बाद सांसद और वैज्ञानिक इकट्ठे हुए। तीसरा टॉपिक में आता है यूनेस्को प्लानिंग मिशन। 1963 में सोवियत संघ से यूनेस्को प्लानिंग मिशन के विशेषज्ञ तकनीकी सहायता प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत आए। ये जो यूनेस्को प्लानिंग मिशन है यह सोवियत संघ का एक मिशन था और इस मिशन के लोग भारत आए एक तकनीकी सहायता प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। चूँकि भारत और सोवियत संघ एक अच्छा दोस्त हुआ करता था उस समय, तो ये यहाँ का जो तकनीकी है, इस तकनीकी को भारत में फैलाने के लिए यहाँ के कुछ प्रतिनिधि लोग, जिसको यूनेस्को प्लानिंग मिशन कहते हैं, यहाँ के सदस्य भारत आया, जो तकनीकी सहायता प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ये जो लोग आए, इन लोगों ने जो अपना प्लानिंग दिया, इस प्लानिंग के तहत 20 विद्यालयों में प्रायोगिक प्रोजेक्ट शुरू किए गए। 20 विद्यालय में ये प्रायोगिक प्रोजेक्ट शुरू किया गया इन लोगों के आने के बाद, यूनेस्को प्लानिंग मिशन भारत में आने के बाद। यहाँ पर देखिए चेंज हो रहा है, भारत की संस्थाएं अब यहाँ बनने शुरू हो रही है। 1961 में सितंबर महीने के 1961 वर्ष में NCERT की स्थापना हुई और यह जो NCERT है इसका काम अनुसंधान करना, अनुदेशन करना और मूल्यांकन करना, इसका मुख्य कामों में से एक था। मुख्य काम है अनुसंधान करना। अनुसंधान जहाँ पर आप शब्द लाए, यहाँ पर आपको विज्ञान को पकड़ना पड़ेगा। तो अनुसंधान, अनुदेशन और मूल्यांकन, ये तीनों काम NCERT का मुख्य काम है और 1961 में इसका स्थापना हुआ। उसी समय से ये अनुसंधान यानी विज्ञान के शिक्षण के क्षेत्र में काम करने शुरू कर दिया। 1974 में होमी जहांगीर भाभा विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। यह विज्ञान शिक्षण में अनुसंधान को समर्पित है। यह भी जो इंस्टीट्यूट है, यह इंस्टीट्यूट विज्ञान शिक्षण के लिए समर्पित है। यहाँ पर नए नए अनुसंधान होते रहते हैं। आगे देखिए, उसके बाद यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को ज़रूर देखें। इस टॉपिक को समझ जाएंगे तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। विज्ञान की प्रकृति क्या है? विज्ञान की प्रकृति क्या है, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले विज्ञान की प्रकृति है, विज्ञान ज्ञान का संग्रह है और वह ज्ञान की प्रक्रिया है, दोनों है।
विज्ञान जो है ज्ञान का संग्रह है। विज्ञान में जैसे आप विज्ञान पाठ्यपुस्तक या विज्ञान की कोई भी किताब आप खोलें, यहाँ पर आपको तरह तरह का ज्ञान मिलेगा, तरह तरह का ज्ञान आपको मिलेगा। यानी विज्ञान में ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है, ज्ञान का संग्रह किया हुआ है। जैसे न्यूटन का लॉ, आप आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो यानी अलग अलग जो आपका नियम है, सिद्धांत है, ज्ञान का भंडार है विज्ञान। यहाँ पर आपको प्रक्रिया भी, यहाँ पर प्रक्रिया के तहत नए नए खोज होते आ रहे हैं। इस प्रक्रिया में जो पुराने नियम खोजा गया, इस नियम के आधार पर नए नए नियम का विकास हो रहा है। इसको यदि कोई त्रुटि रह गई तो इसको समाप्त कर दूसरा नया नियम निकाला गया। यानी विज्ञान हमेशा प्रक्रियाशील है, क्रियाशील है, इसको लोग खोजते रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। अभी कुछ नया तकनीक आया, वह कल रह करके पुराना हो जाएगा और आने वाले दिनों में एक दूसरा नया तकनीक आ जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद में ये पुराना हो जाएगा, फिर एक दूसरा नया तकनीक आएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं विज्ञान की प्रकृति है कि विज्ञान ज्ञान का संग्रह है और वह प्रक्रिया दोनों में। विज्ञान उत्तेजक है, ये बहुत अच्छा चीज है। उत्तेजक समझ रहे हैं, यानी आपके मन में उत्तेजना फैला देगा, यानी रुचि जगा देगा, कुछ काम को करने के लिए आपको बाध्य कर देगा, लगेगा कि इसको हम जरूर करें, उस और आपका ध्यान चल जाएगा। जैसे आप कोई चीज़, जैसे बच्चों की मैं बात करता हूँ, बच्चों को कोई एक अच्छा सा खिलौना ला के दे दीजिए, बच्चों के मन में आ जाता है कि इसके अंदर में क्या क्या है। आप 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और उसको कुछ नहीं बोलिएगा, तो इस खिलौना को तोड़ करके अंदर देखना चाहेगा कि इसके अंदर क्या है, बैटरी कैसा लगा, ये इसका जो पहिया घूमता कैसे है, ये आगे कैसे बढ़ता है, तुरंत उसको तोड़ना चाहेगा। उसी तरह से विज्ञान, आप विज्ञान का कोई एक तथ्य को समझ गए तो लगेगा इसका आगे का तथ्य क्या है, उसको कैसे करने से क्या होगा। मान लीजिए आपने पढ़ा कोई 2 तत्व को मिलाने पर तीसरा तत्व, जैसे आपको बताया गया कि चूना में पानी डालते हैं तो यहाँ पर ये पानी गर्म हो जाता है, स्वयं आग पर चढ़ाना नहीं पड़ता है, और ये जो चूना है यह गर्म हो जाता है, खोलने लगता है। तो ये मन में एक उत्सुकता पैदा कर सकता है कि उत्सुकता में कि यह बिना गर्म किए हुए यह जो पानी है क्यों खोलने लगता है, इसको आप समझने का प्रयास करना चाहेंगे। आपके मन के अंदर उत्सुकता जग गई, तो यही विज्ञान उत्तेजक है। उसके बाद आता है विज्ञान उपयोगी है। विज्ञान तो उपयोगी है ही। अभी विज्ञान से जितने तरह की खोज किया गया, इन खोज से मानव का बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया। अभी मान लीजिए मोबाइल का खोज हो गया तो चिट्ठी बंद हो गई। पहले लोग यहाँ से दूसरे जगह चिट्ठी भेजते थे, फिर यहाँ से वह समाचार पहुँचता था, वह पढ़ता था, फिर चिट्ठी लिखता था। इसमें आने जाने में 15 से 20 दिन का समय लग जाता था। और अभी आपको कोई बात कहना है तो मोबाइल में बस नंबर घुमाइए, वहाँ मैसेज चला गया। तो ये उपयोगी है। अब ये उपयोगी हुआ या नहीं? आपको दिल्ली जाना है और तुरंत जाना है, हवाई जहाज लीजिए, तुरंत पहुँच गए। तो यह उपयोगी हुआ कि नहीं? तरह तरह की बीमारियों की इलाज, अभी देखिए जिस बीमारी से लोग अधिकांशतः मरते थे, उन सभी बीमारियों का इलाज आज तुरंत हो रहा है। किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, पत्थरी हो गया है, इलाज तुरंत। विज्ञान उपयोगी है, ये आपका अन्य समस्याओं का समाधान करने में सहायक है। अब आगे है अगला टॉपिक, विज्ञान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज जो चीज़ नया है कल वही पुराना हो जाएगा। कल जो नया आएगा निरंतर चल करके लोग इससे भी अच्छा चीज़ खोज देंगे। तो विज्ञान जो है निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है।
विज्ञान विश्व स्तरीय मानव उद्यम है। इसे दुनिया के सभी लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। ये विश्व स्तरीय उद्यम है। विज्ञान एक सामुदायिक उद्यम है। एक लोगों का नहीं, समूह के लोगों का उद्यम है। उसके बाद आता है वैज्ञानिक सोच। सबसे पहले अनुभववाद। एकदम नाम से इसको समझ जाएंगे। अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान, अनुभव किया, अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त हुआ अनुभववाद कहलाया। इसको जो मानते हैं कि अनुभव से भी ज्ञान प्राप्त होता है, उस वैज्ञानिक सोच को अनुभववाद कहते हैं। अब अनुभव कैसे होता है? हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे कान, नाक, आँख, त्वचा वगैरह। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम लोग अनुभव प्राप्त करते हैं, और इस अनुभव द्वारा प्राप्त यानी एकत्रित किया गया ज्ञान, इसको इकट्ठा जो सभी तरह के अनुभव मिले, इन सभी तरह के अनुभव को इकट्ठा करने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अनुभववाद कहलाता है। आप डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत आप सभी जान रहे होंगे। डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत अनुभववाद पर आधारित है। इन्होंने अनुभव करके, यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं किया, इन्होंने अनुभव के आधार पर अपना ये प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत को लिखा है। उसके बाद आता है संदेहवाद। संदेहवाद मतलब शक करो, और शक कब तक करो? जब तक आपका शक मिट नहीं जाए। अरे संदेह करो। इसके लिए आपको शक को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रश्न पूछना पड़ेगा। एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न, इस तरह से शक करो यानी प्रश्न पूछना चाहिए, शक करना चाहिए, निर्णय को रोक करके रखना चाहिए जब तक कि प्राप्त सूचना उपलब्ध ना हो। संदेहवाद निष्कर्ष निकालने से पहले प्रमाण मांगता है। यहाँ पर आपको प्रमाण देना होगा। जब आप प्रमाण देंगे तभी ये निष्कर्ष पर पहुँचेगा। गैलीलियो अपने समय का महान संदेहवादी था। इसके गैलीलियो उस समय का महान संदेहवादी था। बुद्धिवाद या तर्कनवाद, बुद्धिवाद या तर्कनावाद ये अनुभववाद का जस्ट उल्टा है। इसमें अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें होता क्या है, एक के बाद एक दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, और जब तक प्रश्न पूछते जाना है जब तक कि द्वंद्व विरोध का खंडन नहीं हो जाए। जो आपका द्वंद्व था या विरोध था ये खंडन नहीं हो जाएगा, तब तक आपको प्रश्न पर प्रश्न के प्रश्न, अन्य एक प्रश्न पूछा उत्तर मिला, फिर दूसरा प्रश्न पूछिए, फिर उत्तर मिला, तीसरा प्रश्न पूछिए। इस तरह से प्रश्न पूछते जाना है। या तो आपका विरोध जो था या खंडन था, द्वंद्व था, एक विरोध का खंडन हो जाए, या फिर वह व्यक्ति मान ले कि इसका उत्तर नहीं जानता है, तब तक प्रश्न पूछते जाना है। सोक्रेट्स अधिकतर ऐसे प्रश्न पूछता था जिसके उत्तर दिए जा सकते थे और लोग उत्तर देते थे। सोक्रेट्स एक आपका बुद्धिवाद, तर्कनावाद से संबंधित व्यक्ति था, और इन्होंने कोई किताब नहीं छापा, लेकिन लोगों से अधिकतर ऐसे प्रश्न पूछता था जिसका उत्तर दिया जा सकता है या लोग उत्तर देते थे। इन्हीं के आधार पर इन्होंने अपना जो द्वंद्व विरोध रहता था उसका समाधान कर लेता था। रैंड डिकॉट्स कहते हैं कि व्यक्ति को सपनों से ज्ञान नहीं मिलता। व्यक्ति को यदि ज्ञान की जरूरत है तो हम यदि सो करके सपना देखेंगे तो वहाँ से आपको ज्ञान नहीं मिलने वाला है। ज्ञान तर्क से मिलता है। आप जब तर्क करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, तर्क नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। ये रीने डिस्कार्ट्स कहते हैं। अर्थात बुद्धिवाद क्या है? अब हम इसको जब पढ़े, अब लास्ट में समरी करते हैं, तो बुद्धिवाद या तर्कनावाद एक ऐसी सोच है जिसकी सत्य की कसौटी यानी संवेदी अनुभव नहीं है, यानी अनुभव पर आधारित ये नहीं है, यह अनुभव पर आधारित नहीं है, बल्कि बौद्धिक और निगनात्मक है। एक और टॉपिक बच गया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, उसे देख लीजिए आप सभी लोग। वैज्ञानिक विधि के चरण।
यानी यदि कोई वैज्ञानिक विधि है तो उस विधि को कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से स्टेप हैं, कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा स्टेप बाद में करना है, इसको हम लोग को देखना है। सबसे पहले समस्या को महसूस करना। मान लीजिए जब तक समस्या पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पास कोई समस्या है तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मान लीजिए आप चल रहे हैं और अचानक आपका पैर में दर्द होने लगा, तो ये समस्या महसूस हुआ ना। तो समस्या का महसूस करने के लिए आपको ऐसा माहौल का निर्माण करना पड़ेगा, कक्षा में ऐसा माहौल का निर्माण करना पड़ेगा जिससे बच्चे समझ सकें कि यह एक समस्या हो सकती है, यह एक समस्या हो सकती है। जब समस्या बच्चों के द्वारा महसूस कर दिया गया तो उस समस्या को परिभाषित करिए। जैसे पैर का दर्द मैंने बताया तो हम बताएंगे उसको कि यह दर्द यहाँ पर है, इस तरह का है। तो समस्या को परिभाषित करिए। जब समस्या परिभाषित हो जाएगा तो उस समस्या का विश्लेषण करना है। उस समस्या का विश्लेषण करने के लिए आपको आंकड़े एकत्रित करना पड़ेगा। उन आंकड़ों का फिर आपको अर्थ निकालना पड़ेगा। जब ये आंकड़े का अर्थ निकाल लेंगे तो आपको इसके लिए एक परिकल्पना, अनेक अपने स्तर से एक थिंकिंग, सोच विकास करना पड़ेगा, परिकल्पना का विकास करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा, मान लिया आपने 5 परिकल्पना का विकास किया, इनमें जो सबसे अच्छा परिकल्पना है उसका चुनाव आपको करना पड़ेगा। जो सबसे अच्छा परिकल्पना है उस परिकल्पना का चुनाव करेंगे। जब परिकल्पना का चुनाव कर लेंगे तो फिर से उसको परीक्षण करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि यह सही है अथवा नहीं है। जब परिकल्पना का चुनाव हो गया तो आप निष्कर्ष निकालेंगे और निष्कर्ष निकालने के बाद सामान्यीकरण करेंगे, यानी यहाँ पर आपका सिद्धांत बन गया, सूत्र बन गया या फिर कोई नियम बन गया, यहाँ पर आप ये बना देंगे। जब ये सूत्र, सिद्धांत या नियम बन गया तो इसका अपने लाइफ में, अपने नए परिस्थितियों में इसका प्रयोग करेंगे। सामान्यीकरण का प्रयोग, जो आपने यहाँ पर सिद्धांत निकाला, इसका अपनी लाइफ में प्रयोग करो। दोस्तों, सीटेट का क्लास अभी बंद है। सीटेट का क्लास 15 मार्च से फिर से शुरू होगा। तब तक के लिए यदि मेरा ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप पर मैसेज करें, सीटेट ग्रुप में ऐड करें। हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे जहां से आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सकेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।